हस्तिनापुर नाटक की तात्विक समीक्षा का दूसरा भाग शुरू करते हुए हम आज संवाद अथवा कथोपकथन से प्रारंभ करेंगे। अब हम इसकी संवाद योजना की बात करते हैं कि इसके अंदर जो संवाद आए हैं वो किस प्रकार के हैं और संवाद किस प्रकार के होने चाहिए। इसके अंदर जो संवाद हैं वो सारगर्भित हैं, प्रसंग के अनुकूल हैं, गतिशील हैं और उनके अंदर इतने सक्षम हैं कि वो पात्रों की मानसिक दशा को स्पष्ट करने में सक्षम हो पाए हैं। संवाद दो प्रकार के होते हैं, एक होता है लघु संवाद और दूसरा होता है दीर्घ संवाद। इस नाटक के अंदर जो बहुलता है वो लघु संवादों की है, जहाँ पर कुछ हम उदाहरण दे करके बताते हैं कि कौन कौन से संवाद इसके अंदर मुख्य रूप से आए हैं। जो कि शुभा और कुंती के बीच में होने वाला संवाद है। शुभा जो कि विदुर की माँ है और कुंती जो है पांडवों की माँ है। तो इन दोनों के बीच जो संवाद होते हैं वो बहुत छोटे छोटे संवाद इसके अंदर दिए गए हैं कि किस प्रकार के उनकी जो बातचीत है वो किस प्रकार सारगर्भित है। बहुत छोटे से संवादों के अंदर उन्होंने उसे स्पष्ट किया है। फिर शुभा और विदुर के संवाद है। विदुर जो है शुभा का पुत्र है, उन दोनों के बीच के जो संवाद हैं वो दिखाए गए हैं। शुभा और भीष्म के बीच में होने वाली जो बातचीत है वो भी लघु संवादों के माध्यम से स्पष्ट की गई है। इसी प्रकार सत्यवती और भीष्म के संवाद आते हैं, वो भी इसके अंदर दिखाए गए हैं, जहाँ पर उदाहरण के रूप में जो सत्यवती है भीष्म को अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ने के लिए कहती है और किस प्रकार उसे कहती है कि तुम्हारी जो प्रतिज्ञा है वो एक आत्मबिंब बन करके रह गई है कि तुमने उसको अपने मन के अंदर एक बिंब सा बना लिया, जिससे तुम्हें मोह हो गया है कि एक ही परिस्थिति में जो है तुम एक तरफ अपना तुम्हारा व्रत है, तुम्हारी धर्म भावना है, वहीं तुम उसको आत्म मोह बना करके बैठ गए हो। इसी प्रकार भीष्म और अंबिका के संवाद हैं। जब अंबालिका का हरण करके भीष्म लाते हैं तो अंबिका को भीष्म से प्रेम हो जाता है। भीष्म मन ही मन में उसे चाहते हैं लेकिन कभी भी स्पष्ट रूप में नहीं कह पाते हैं। तो वो जहाँ जैसे भीष्म से कहते हैं कि तुम अपनी मर्यादा में रहो अंबिका, तो अंबिका आगे से कहती है कि मर्यादा जो है क्या हमारे लिए ही है केवल, क्या कुरु वंश के लिए कोई मर्यादा नहीं है। इसलिए बीच बीच में प्रश्नात्मक शैली का प्रयोग करते हुए लघु संवादों का सृजन किया गया है। इसके संवादों की संक्षिप्तता के कारण ही यह जो नाटक है वो खेले जाने योग्य अभिनय के लिए बिल्कुल सही बैठता है। जो संवाद हैं कथा वस्तु को निरंतर गति प्रदान करते रहते हैं। छोटे छोटे संवादों के माध्यम से जो पाठक या जो श्रोता है वो आसानी से बात को समझ सकता है और इसी उद्देश्य को लेकर के इस नाटक की जो रचना की गई है उसके अंदर संवाद योजना पर ध्यान दिया गया है कि जो संवाद हैं वो लघु हों और अधिक दीर्घ न हों। दीर्घ संवाद भी इसके अंदर आए हैं, जहाँ पर कुंती और शुभा की आपस में बातचीत होती है, वहाँ पर कुछ दीर्घ संवादों का भी प्रयोग किया गया है। अगला बिंदु आता है इसके अंदर देश काल और वातावरण। ये तो सर्वविदित ही है कि ये एक पौराणिक कथा को लेकर के लिखा गया जो नाटक है। इसके अंदर ऐतिहासिक, सामाजिक, सांस्कृतिक इन सारी स्थितियों का समावेश किया गया है। अब नाटक जो लिखा गया है वो तो महाभारत कालीन कथा को लेकर के ही लिखा गया है, लेकिन इसमें उस पौराणिकता को आधुनिक रूप के अंदर स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है। इसकी कथा वहाँ से प्रारंभ होती है जब युद्ध के उपरांत जो धृतराष्ट्र है वो गांधारी एवं अन्य कुरुवंशियों के साथ हस्तिनापुर का त्याग करके वहाँ से जाना चाहते हैं। तो शुभा जो है उससे विदुर पूछता है कि माँ आप भी चलेंगी, तो वो कहती है कि नहीं, मैं जो है कुरुवंशियों से मुक्त इस हस्तिनापुर में ही रहना पसंद करूँगी। उस देश काल को नवीन पात्रों की मानसिक स्थिति का जो है वो चित्रण करते हुए दिखाया गया है, लेकिन स्थितियां जो हैं, वातावरण जो है उसी प्रकार का यहाँ पर
दिखाया गया है, क्योंकि वैसा ही वातावरण दे करके उसे स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है। अब उसके बाद अगला बिंदु आता है भाषा शैली का। ये जो नाटक है वो सारे बिंदुओं के आधार पर ही, कोई भी नाटक होता है वो अगर सारे बिंदुओं का भली भांति समावेश किया जाएगा तभी वो अच्छे ढंग से मंच पर प्रस्तुत हो सकता है। तो यहाँ पर इसकी भाषा शैली जो है, अगर भाषा सरल होगी, सहज होगी, तभी वो समझ में आ पाएगी। क्योंकि जो हम कहते हैं वो जो उसकी अभिव्यक्ति है भाषा के माध्यम से होती है, या फिर उसको व्यक्त करने की जो पद्धति है वो किस प्रकार की है जो कि समझ में आ सके। अब यहाँ पर कथा वस्तु को सही ढंग से स्पष्ट करने के लिए सरल सहज भाषा शैली का प्रयोग किया गया है। जहाँ पर क्योंकि जो नाटक होते हैं उसके अंदर नाटकीय शैली अधिक रहती है ताकि वो समझाई जा सके। बीच बीच में जो है इसके अंदर संस्कृत के शब्द भी आते हैं, जहाँ पर संस्कृत के शब्दों के अंदर कोई भी शब्द ऐसे नहीं है कि जो कि समझ न आ सके। बीच बीच में बोलचाल की जो भाषा है उसका प्रयोग किया गया है। फिर शैली के अंदर जो है वर्ण, जहाँ पर आवश्यकता अनुसार वर्णात्मक शैली का प्रयोग भी किया गया है और आत्मकथात्मक शैली का भी इसके अंदर प्रयोग किया गया है। इसके अतिरिक्त जिस प्रकार का वातावरण है या जिस प्रकार का पात्र है उसके मुख से उसी प्रकार के शैली को, भाषा को यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। अगले जो भाग में हम तीसरे भाग के अंदर इस पूरी तात्विक समीक्षा को समाप्त करने का प्रयास करेंगे। तो अगले जो भाग के अंदर भाग 3 आएगा, उसके अंदर हम शीर्षक की सार्थकता या उसका क्या औचित्य है वहाँ से बात करेंगे।